चलिए बाबा, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर ऑफ अपील्स एंड रिवीजन। आ जाइए जल्दी जल्दी अपने चार्ट बुक में, शुरू करेंगे चैप्टर ऑफ अपील्स एंड रिवीजन। राइट सर, चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए बाबा, एक क्विक लिंकिंग ले लेते हैं। लिंकिंग लेने के बाद आगे बढ़ेंगे। हमने स्टार्ट किया था जीएसटी सीखना गुड्स और सर्विसेज से। सर गुड्स और सर्विस अगर सप्लाई कर दिया, सप्लाई चाहे इंटरस्टेट सप्लाई हो इंट्रास्टेट सप्लाई हो, इंटरस्टेट सप्लाई होगी तो सर चार्ज हो जाएगा आईजीएसटी, इंट्रास्टेट सप्लाई होगी तो चार्ज होगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सर एक बार जीएसटी इंपोज हो गया तो सर इट हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। सर कैसे कलेक्ट करेगा? कैलकुलेट करेगा जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। यस सर, हमें यहां तक याद है। उसके बाद एक बार वैल्यू अगर मालूम चल गया तो सर वो रेज करेगा टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चालान। यस सर, ये भी याद है। उसके बाद सर एक बार टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चालान रेज कर दिया। उसके बाद मेंटेन करेगा अपना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और गुड्स भेज देगा अदर पर्सन को विद द हेल्प ऑफ ई वे बिल। यस सर, एक बार उसके बाद लायबिलिटी आ जाएगा। लायबिलिटी आ गया, उसके बाद यूज करेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, फिर करेगा रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट एंड सर फिर रिटर्न फाइल कर देगा। यस सर, यहां तक हमें याद है। अगर कोई भी स्टेज में उसे कोई भी डाउट होता है तो वो हेल्प ले लेगा एडवांस रूलिंग का। यस सर, ये पहला स्टेज था जीएसटी सीखने का। सेकेंड स्टेज जो जीएसटी सीखने का था वो था कि सर अब डिपार्टमेंट स्टार्ट करेगा असेसमेंट्स। यस सर, हमें याद है जब डिपार्टमेंट असेसमेंट्स करता है तो मैंने आपको बोला था कि आएगा एक स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न। सेक्शन नंबर 61 में आता है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न, जिसमें मैंने आपको बोला था कि डिपार्टमेंट आपको स्क्रूटिनाइज जब करेगा आपका रिटर्न तो आपको डिस्क्रिपेंसी के बारे में बताएगा। आप अगर डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो वेरी गुड, आप टैक्स वगैरह का पेमेंट कर दीजिए, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आपने डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, आपने एक्सप्लेनेशन दिया। अगर डिपार्टमेंट को एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो वेरी गुड, अगर एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया तो सर वो करा सकते हैं ऑडिट, स्पेशल ऑडिट। यस सर, ऑडिट या स्पेशल ऑडिट कराएंगे, या फिर डिपार्टमेंट चाहे तो इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर भी करा सकती है। इन दोनों से जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट होगा उनको यूज करते हुए, या सर डायरेक्टली आपका रिटर्न फाइल किया, रिटर्न जो है आपने जो फाइल किया उसको यूज करते हुए भी वो स्क्रूटिनी वगैरह करके आप पे डिमांड ऑर्डर रेज कर सकते हैं। तो सर इनसे भी अगर एविडेंसेस कलेक्ट हुए तो यूज करेंगे और आप पे रेज कर देंगे डिमांड ऑर्डर। अब जब डिमांड एक बार आ जाता है तो सर आपको 3 महीने में या तो पेमेंट करना है या तो पे कर दीजिए, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। डिमांड ऑर्डर आ गया है, 3 महीने में पे कर दीजिए। सर अगर 3 महीने में पे नहीं करूंगा तो 3 महीने में पे नहीं करोगे तो चले जाओ अपील में। 3 महीने में आपके पास जो भी डिमांड ऑर्डर वगैरह जो भी ऑर्डर्स आते हैं उनके लिए आप जा सकते हो अपील में। सर अगर मैं अपील में भी नहीं गया तो सर जैसे ही 3 महीने क्रॉस होंगे डिपार्टमेंट रिकवरी स्टार्ट कर देता है। तो आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर ऑफ अपील्स। चलिए बाबा शुरू करेंगे अपील्स एंड रिवीजन का चैप्टर। सर कैसा चैप्टर है ये? मेरे को लगता है डिमांड एंड रिकवरी एंड अपील्स एंड रिवीजन दोनों को ही आपको ए ग्रेड चैप्टर मानना चाहिए, क्योंकि दोनों चैप्टर मिला के एटलीस्ट 2 से 4 मार्क एग्जाम में, नहीं मेरे को लगता है कि 4 से 6 मार्क पूछ लेते हैं। तो आपको ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंटली करके जाना है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। अब सुनिए, पहला बात, जब अपील्स एंड रिवीजन आप चैप्टर पढ़ोगे तो सर पहला बात आता है कि सर ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होता है। क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट एक एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया गया है, एडजुडिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट ही आप अपील में जा सकते हो। तो अगर आपके अगेंस्ट एक एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया गया है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हो। और एडजुडिकेशन ऑर्डर कौन पास करता है? एडजुडिकेशन ऑर्डर पास करने वाली अथॉरिटी को बोलते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो सर एडजुडिकेशन ऑर्डर पास करने वाली अथॉरिटी को बोलते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है सर, अब सुनिए, अब ये सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होता है? एग्जाम में बाय चांस एक शॉर्ट नोट पूछ ले कि सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसको बोलते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 4 में दिया गया है, जो बोलता है एनी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथराइज्ड टू पास एन ऑर्डर और डिसीजन अंडर दिस एक्ट, कोई भी अथॉरिटी जिसको अपॉइंट किया गया है या ऑथराइज किया गया है अंडर दिस एक्ट टू पास एन ऑर्डर और डिसीजन, उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलता है। तो समझ लीजिए, कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जो भी अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया है
अंडर जीएसटी एक्ट टू पास एन ऑर्डर और गिव ए डिसीजन, उस अथॉरिटी को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोला जाएगा, बट डज नॉट इंक्लूड NAARC। सर ये NAARC कौन होता है? क्योंकि NAARC को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं बोलते, याद रखिएगा, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को बोला जाता है। सर वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है, उसके ऑर्डर को एडजुडिकेटिंग ऑर्डर नहीं बोलते हैं। ए फॉर सर AAR और AAAR, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। उसके बाद सर ए फॉर अपीलेट अथॉरिटी जो होता है, अपीलेट अथॉरिटी को भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं बोला जाता। सर आर फॉर रिविजनरी अथॉरिटी, रिविजनरी अथॉरिटी को भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं बोला जाता। ठीक है। सी फॉर CBIC, CBIC को भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं बोला जाता। एक सेकेंड रुकिए सर, आपने डिवीजन जो बोला इसमें, 1 सेकेंड, मेरे को थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, उसको मैं क्लियरिफाई कर देता हूं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर में, जस्ट ए मिनट। हाँ, तो CBIC को नहीं बोला जाता। ठीक है सर। रिविजनरी अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, सर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, हाँ, अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं बोला जाता है। ठीक है सर। ये लोगों को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसको बोलते हैं, एनी अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, any authority appointed or authorized to pass an order or decision under this act is called as an adjudicating authority but does not include NAARC। ठीक है सर। अब सुनिए, इनको छोड़ के अगर किसी ने भी ऑर्डर पास किया है तो सर उस ऑर्डर को बोलते हैं एडजुडिकेशन ऑर्डर, और उस ऑर्डर को बोला जाता है ऑर्डर इन ओरिजिनल, और उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हो। अब सुन लीजिए मेरा बात फटाफट कि सर अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक ऑर्डर पास किया है तो उसके लिए उस ऑर्डर को बोला जाएगा एडजुडिकेशन ऑर्डर, और इस ऑर्डर को हमेशा हम ऑर्डर इन ओरिजिनल बोलते हैं। ठीक है सर। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जाते हो, तो आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाओगे टू द अपीलेट अथॉरिटी। पहला अपील हमेशा अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा, या तो अपील में जाएगा टैक्स पेयर, मतलब जो आप, या जाएगा डिपार्टमेंट, या डिपार्टमेंट जाएगा, या डिपार्टमेंट के अलावा आप जाओगे। ठीक है सर। अब सुनिए, आपको 3 महीने का टाइम लिमिट मिलता है, डिपार्टमेंट को 6 महीने का टाइम लिमिट मिलता है, और आप लोग कहां जा सकते हो, अपील जा सकते हो अपीलेट अथॉरिटी के पास। ठीक है सर। अगर डिपार्टमेंट 6 महीने में नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर डिपार्टमेंट 6 महीने में अपील में नहीं गया तो डिपार्टमेंट को एक ऑप्शन दिया गया है कि डिपार्टमेंट का कोई भी हायर ऑफिसर जो होता है, जूनियर का ऑर्डर को हायर ऑफिसर रिवाइज कर सकता है, और रिविजनरी अथॉरिटी वो ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है। ठीक है सर। अब रिविजनरी अथॉरिटी जो ऑर्डर को पास करेगी उसको बोलते हैं रिविजनल ऑर्डर, और अपीलेट अथॉरिटी जो ऑर्डर को पास करेगी वो ऑर्डर, ये दोनों ही बेसिकली ऑर्डर इन अपील हो गया अभी इधर। ठीक है। अब सुनिए, इनका भी एक ऑर्डर आया, दे विल ऑल्सो पास एन ऑर्डर, रिविजनरी अथॉरिटी ऑल्सो विल पास एन ऑर्डर, ये भी ऑर्डर पास करेंगे। अब सुनिए, अब टैक्स पेयर या डिपार्टमेंट गया, ठीक है, और अपीलेट अथॉरिटी के पास, अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया। अगर डिपार्टमेंट 6 महीने में नहीं गया अपीलेट अथॉरिटी के पास, तो रिविजनरी अथॉरिटी जो होता है वो रिवाइज कर सकती है ऑर्डर का। ठीक है सर, और ऑर्डर पास कर देगी। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में अगर जाना है तो चाहे डिपार्टमेंट जाए चाहे टैक्स पेयर जाए, वो भी जा सकते हैं अपील में। अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनरी अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप अपील में जा रहे हो तो आप जाओगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल किस टाइप के होते हैं सर, एक होता है सेंट्रल लेवल अपीलेट ट्रिब्यूनल, एक स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल अपीलेट ट्रिब्यूनल अगर ऑर्डर पास करेगा उसके अगेंस्ट अगर आपको जाना है तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास। स्टेट लेवल अपीलेट ट्रिब्यूनल अगर ऑर्डर पास करेगा तो आप जाओगे हाई कोर्ट के पास, उसके बाद आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास। ये बेसिक होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हु इज अग्रीव बाय द ऑर्डर, ये जब ऑर्डर पास हो गया तो हु इज अग्रीव बाय द ऑर्डर, तो यहां मैंने लिखा है अपील कर सकता है एनी पर्सन, मतलब टैक्स पेयर या टैक्सेबल पर्सन जो भी बोलो आप, या अपील डिपार्टमेंट कर सकता है। सर अगर टैक्स पेयर कर रहा है तो टैक्स पेयर को हमेशा जाना है, मतलब अदर देन डिपार्टमेंट अगर कोई अपील में जा रहा है तो हमेशा याद रखिएगा एक ऑर्डर के अपील के लिए टाइम लिमिट दिया गया है 3 महीना प्लस 1 महीने का। 1 महीने का डिले कंडोन किया जा सकता है बाय द अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है सर, और ये 3 महीने कब से कैलकुलेट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर। जब आपको ये ऑर्डर मिला उसके 3 महीने, उस जिस दिन आपको ये कम्युनिकेट किया गया ऑर्डर
उससे 3 महीना कैलकुलेट करना है। ठीक है सर। अब मैं अगर अपील में जा रहा हूं तो मेरे को यूज करना है जीएसटी एपीएल 01 अलॉन्ग विद स्पेसिफाइड अमाउंट। अलॉन्ग विद स्पेसिफाइड अमाउंट मतलब सर अलॉन्ग विद दैट आपने अगर टैक्स एडमिट किया है, अगर समझ लीजिए उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और ऑर्डर में बोला 1000 करोड़ सीजीएसटी 1000 करोड़ रुपीज एसजीएसटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक ऑर्डर पास किया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक ऑर्डर पास किया, सीजीएसटी आपसे मांगा, एसजीएसटी आपसे मांगा, 1000 करोड़ का सीजीएसटी आपसे मांगा है, 1000 करोड़ का एसजीएसटी आपसे मांगा है। तो सर मैं एडमिट करता हूं कि मेरे को देना है। समझ लीजिए मैंने एडमिट किया कि सर मेरे हिसाब से 200 करोड़ का डिमांड बनता है, तो 200 करोड़ अगर मैंने एडमिट किया है तो 200 करोड़ अलॉन्ग विद टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी मेरे को देना है। सर अब जो 800 करोड़ बच गया है वो 800 करोड़ को बोला जाता है टैक्स इन डिस्प्यूट, टैक्स इन डिस्प्यूट जिसके लिए लड़ाई चल रही है। और इन्होंने बोला है अगर आप जा रहे हो अपील में तो जो भी टैक्स इन डिस्प्यूट है, याद रखिएगा टैक्स इन डिस्प्यूट जिसके लिए लड़ाई कर रहे हो, तो सर वो लड़ाई करने वाले टैक्स का 10% आपको प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो ये सीजीएसटी एक्ट के अंडर का बात कर रहा है, इधर एसजीएसटी है। तो सर इन्होंने बोला है 10% आपको प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा। 800 करोड़ का 10% कितना हुआ सर? 80 करोड़ रुपीस। सर अंडर एसजीएसटी एक्ट भी 80 करोड़ देना पड़ेगा, यस, लेकिन यहां मैक्सिमम 25 करोड़ रुपीस बोला हुआ है। मैक्सिमम कितना बोला हुआ है? 25 करोड़। यहां भी मैक्सिमम 25 करोड़ बोला हुआ है। एंड हेंस आप कितना दोगे प्री डिपॉजिट? 25 करोड़ अंडर सीजीएसटी, 25 करोड़ अंडर एसजीएसटी, प्लस आप जो एडमिट किया हुआ अमाउंट है वो भी दोगे। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे तो ध्यान रखिएगा जो भी टैक्स इन डिस्प्यूट है जिसके लिए लड़ाई चल रही है उसका 10% देना है। ठीक है सर। एडमिटेड अमाउंट तो पूरा दे देना, टैक्स इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी सब दे देना, लेकिन जिसको एडमिट नहीं किया है, जो भी टैक्स इन डिस्प्यूट है, टैक्स इन डिस्प्यूट का आपको देना है 10%। सर 10% सीजीएसटी, 10% एसजीएसटी, मैक्सिमम कितना होगा? 25 करोड़ रुपीस। ठीक है सर। प्री डिपॉजिट अमाउंट मैक्सिमम 25 करोड़ रुपीस देना पड़ेगा अंडर सीजीएसटी, 25 करोड़ अंडर एसजीएसटी। तो सर एक बात बताइए, जब मैंने 25 करोड़ दे दिए, 800 करोड़ में से सिर्फ 25 करोड़ दिए, 775 करोड़ का क्या होगा बाबा? उसको स्टे कर दिया जाएगा, उसके लिए आपसे रिकवरी नहीं किया जाएगा। बैलेंस विल बी डीम्ड टू बी स्टेड और आपका अपील चला जाएगा अपीलेट अथॉरिटी के पास। ठीक है सर। अगर मेरे को अपील में जाना है, मैंने आपको बोला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने दिया ऑर्डर, एडजुडिकेशन ऑर्डर। ठीक है सर। ये एडजुडिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट अगर टैक्स पेयर जा रहा है तो सर याद रखिएगा 3 महीने में जाना है प्लस 1 मंथ। ठीक है सर। 3 महीने प्लस 1 मंथ में जब जाऊंगा एपीएल 01 में अपील फाइल करूंगा। जब अपील फाइल कर रहा हूं तो उसके साथ मेरे को देना पड़ेगा प्री डिपॉजिट। एडमिटेड अमाउंट तो पूरा दे दूं सर, एक काम करना, एडमिटेड अमाउंट तो पूरा दे देना, एडमिटेड फुल दे देना, जो भी आप एडमिट कर रहे हो, और टैक्स इन डिस्प्यूट का 10% आपको देना पड़ेगा और ये मैक्सिमम होता है 25 सीआर। ठीक है सर। और अपील चला जाएगा अपीलेट अथॉरिटी के पास। अब आगे बढ़ते हैं सर। अगर डिपार्टमेंट अपील में जाना चाहता है तो क्या होगा? डिपार्टमेंट को सेम टाइम लिमिट नहीं, 6 महीने प्लस 1 मंथ का डिले कंडोन कर सकते हैं। ठीक है सर। एपीएल 01 नहीं, एपीएल 03 है इधर। देखिए डिपार्टमेंट अगर चाहे, डिपार्टमेंट के ऑफिसर के अगेंस्ट भी अपील में जा सकता है। रिव्यू एप्लीकेशन बोलते हैं इसको, डिपार्टमेंट अपील बोलते हैं। कमिश्नर ऑन हिज ओन मोशन और ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम द सीजीएसटी और एचजीएसटी कमिश्नर एग्जामिन करेगा रिकॉर्ड्स ऑफ एनी, एग्जामिन करेगा प्रोसीडिंग्स को, और in which the appellate the adjudicating authority, basically the proper officer, had passed an order to satisfy himself about the legality or propriety of the decision. कमिश्नर देखेगा कि जो ये ऑर्डर पास किया गया था बाय द प्रॉपर ऑफिसर, क्या ये ऑर्डर सही था? क्या प्रॉपर ऑफिसर ने एज ए प्रोपराइटर एक्ट करते हुए डिपार्टमेंट का कोई नुकसान वगैरह तो नहीं किया? मतलब अगर आप प्रोपराइटर हो अपने बिजनेस के तो आप कभी अपने आप को लॉस नहीं करोगे। तो कमिश्नर यही देखेगा कि जो डिपार्टमेंट का ऑफिसर था क्या उसने एक्ट किया है एज इफ ही वाज द प्रोपराइटर और उसने कोई रेवेन्यू को नुकसान वगैरह तो नहीं किया है। और अगर उसको लगा कि कोई नुकसान वगैरह हो रहा है तो सर कमिश्नर अपने सबऑर्डिनेट को बोलेगा जा बेटा जा, डिपार्टमेंट की तरफ से एक अपील डाल दे, डायरेक्ट हिज सबऑर्डिनेट टू अप्लाई टू द अपीलेट अथॉरिटी। 6 महीने प्लस 1 मंथ का डिले कंडोन किया जाएगा। अगर अपीलेट अथॉरिटी चाहे फॉर्म एपीएल 03 में जाएगा अपील, एंड कोई प्री डिपॉजिट नहीं होगा, अपील चला जाएगा अपीलेट अथॉरिटी के पास। सर एक बात बताइए, ये अपीलेट अथॉरिटीज होते कौन है? सेक्शन 109A में बताया गया है अपीलेट अथॉरिटी कौन होता है। अगर एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया गया, एडजुडिकेशन ऑर्डर किसने पास किया है सर?
अगर एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर, तो उसके ऊपर वाला कमिश्नर अपील्स होगा, जो अपील सुनेगा। अगर एडिशनल या ज्वाइंट का कमिश्नर सुनेगा, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट का ज्वाइंट कमिश्नर अपील सुनता है अपील। ठीक है सर, डन, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, एक बार आपका अपील चला गया अपीलेट अथॉरिटी के पास, अपीलेट अथॉरिटी क्या करेगा? अपीलेट अथॉरिटी पास करेगा एन ऑर्डर विच इज नोन एज एन ऑर्डर इन अपील। इसके ऑर्डर को क्या बोला जाता है? जो ओरिजिनल होता है उसको ओरिजिनल ऑर्डर बोला जाता है, ऑर्डर इन ओरिजिनल इसको बोला जाता है ऑर्डर इन अपील, और उसका समरी अपलोड कर देगा इन APL 04। आइदर अपीलेट अथॉरिटी कंफर्म करेगा जो ओरिजिनल ऑर्डर था, या मॉडिफाई करेगा ओरिजिनल ऑर्डर को, या एनल कर देगा डिसीजन को, मतलब कैंसिल कर देगा उस डिसीजन को। ठीक है सर, ये कितने दिन में अपील का ऑर्डर इशू कर देंगे? सर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। लेकिन ये रिकमेंडेड टाइम लिमिट है, मैंडेटरी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है सर, नो पावर टू रिमांड द केस बैक टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये केस को वापस नहीं भेज सकते। एंड ऑर्डर पास बाय द अपीलेट अथॉरिटी इज बाइंडिंग बट इट इज सब्जेक्ट टू फर्दर अपील। जो अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी वो बाइंडिंग है, लेकिन दैट इज सब्जेक्ट टू फर्दर अपील। अगर आप चाहो तो आगे अपील में जा सकते हो। जब ये ऑर्डर पास करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। अगर आपको एडजमेंट चाहिए तो मैक्सिमम 3 बार देंगे। सर ये एडिशनल ग्राउंड भी परमिट कर सकते हैं, और इनका फीस कुछ नहीं होता। जब आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाओगे तो कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाइए राइट साइड में। अब सुनिए, अब डिपार्टमेंट 6 महीने में अगर डिपार्टमेंटल अपील के लिए नहीं जाता, डिपार्टमेंट अगर 6 महीने के में डिपार्टमेंटल अपील के लिए नहीं जाता है, तो सुनिए, इफ नो अपील बाय द डिपार्टमेंट, मतलब एडजुडिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट डिपार्टमेंट को अपील में जाना चाहिए था, लेकिन डिपार्टमेंट मिस कर गया। अगर डिपार्टमेंट मिस कर गया तो डिपार्टमेंट के पास, सिर्फ डिपार्टमेंट के पास एक और ऑप्शन है कि रिविजनरी अथॉरिटी 6 महीने के बाद रिविजनरी अथॉरिटी रिवाइज कर देगी ऑर्डर को, अगर रिविजनरी अथॉरिटी को चाहे तो सर इफ ऑर्डर इज पास बाय द सबऑर्डिनेट ऑफिसर बिलो द रिविजनरी अथॉरिटी ऑन हिज ओन मोशन सुओ मोटो, मतलब खुद ब खुद, अपॉन इन और या फिर अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम, सब रिविजनरी अथॉरिटी को अगर इंफॉर्मेशन मिला हो या रिक्वेस्ट मिला हो SGST और UTGST कमिश्नर से, तो रिविजनरी अथॉरिटी क्या होता है? जूनियर का ऑर्डर सीनियर रिवाइज कर देगा। बेसिकली ही विल कॉल, सीनियर क्या करेगा? कॉल एंड एग्जामिन करेगा रिकॉर्ड्स और प्रोसीडिंग्स को। ठीक है, उसके बाद ऑन एग्जामिनेशन अगर उसको लगा जो ऑर्डर पास किया गया था, ये जो ओरिजिनल ऑर्डर पास किया गया था ये एरोनियस था, मतलब रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है, 500 करोड़ की जगह 5000 करोड़ का रिफंड का 5000 करोड़ रिफंड का ऑर्डर पास कर दिया है, सर इलीगल है, इम्प्रॉपर है, मटेरियल फैक्ट्स अनकंसीडर्ड है, इग्नोर्ड है, तो सर, और या फिर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द C&AG ने ऑडिट ओपिनियन में बताया कि कुछ घपला है, तो सर इस केस में रिविजनरी अथॉरिटी क्या करेगी? पहले बोलेगी स्टे, सारे ऑपरेशन रोक दो, 5000 करोड़ का रिफंड मत दो, operations to be stayed by the revisionary authority, and after giving opportunity of being heard they will make an inquiry करेंगे और फिर पास करेंगे एक रिविजनल ऑर्डर, और रिविजनल ऑर्डर का समरी अपलोड कर देंगे APL 04 में, और रिविजनल ऑर्डर जब पास करेंगे जो उनको सही लगेगा वो पास करेंगे, एनहांस कर देंगे ऑर्डर अमाउंट को, या मॉडिफाई कर देंगे, या ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। सर कौन कौन रिविजनरी अथॉरिटी होता है? देखिए बाबा, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, जूनियर के लिए उनका सीनियर हुआ एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर के लिए उनका सीनियर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर, इनको बनाया जाता है रिविजनरी अथॉरिटी। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी तक? मैंने आपको बोला, जल्दी सुन लीजिए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? एडजुडिकेशन ऑर्डर पास करेगी। सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होता है? कोई भी अथॉरिटी जो डिसीजन या ऑर्डर देती है अंडर GST उसको बोला जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अदर देन NAARC एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडजुडिकेशन ऑर्डर पास करती है। एडजुडिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट अगर टैक्स पेयर चाहे तो वो अपील में जा सकता है, या डिपार्टमेंट चाहे तो वो अपील में जा सकते हैं। टैक्स पेयर जाएगा तो 3 महीने प्लस 1 मंथ में जाएगा, डिपार्टमेंट जाएगा तो 6 महीने प्लस 1 मंथ का डिले कंडोन कर दिया जा सकता है बाय द अपीलेट अथॉरिटी। सर आप जाओगे तो आपको प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो एडमिट किया है वो तो दे देना, और प्री डिपॉजिट 10% ऑफ द टैक्स इन डिस्प्यूट अप टू अ मैक्सिमम 25 करोड़, यहां कोई प्री डिपॉजिट वगैरह नहीं होता। ठीक है सर, आप जाओगे APL 01 फाइल करोगे, ये फाइल करेंगे APL 03, और आपका अपील चला जाएगा अपीलेट अथॉरिटी के पास, अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर पास कर देगी। ठीक है सर,
अगर डिपार्टमेंट 6 महीने में नहीं गया तो सर अगेंस्ट द ऑर्डर, अगर डिपार्टमेंट 6 महीने में जाता है तो रिविजनरी अथॉरिटी क्या करेगी, ऑर्डर को रिवाइज कर देगी और पास कर देगी एक रिविजनल ऑर्डर। अब सुनिए, ये ऑर्डर हो चाहे ये ऑर्डर हो, ये ऑर्डर हो चाहे ये ऑर्डर हो, जो भी अग्रीव्ड है, जो भी दुखी है उस ऑर्डर से, अगेंस्ट दिस ऑर्डर्स, ये दोनों कहां जाएंगे, ये जाएंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। आ जाइए नेक्स्ट चार्ट में, नेक्स्ट चार्ट में मैं बता रहा हूं अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में, सुन लीजिए। ऑर्डर पास बाय द अपीलेट अथॉरिटी और द ऑर्डर इज पास बाय द रिविजनरी अथॉरिटी, जो भी अग्रीव्ड है, अग्रीव्ड चाहे दुखी चाहे डिपार्टमेंट हो, एनी पर्सन या डिपार्टमेंट, एनी पर्सन या डिपार्टमेंट, जो भी अग्रीव पार्टी है वो कहां जाएगी सर, वो अपील करेगी अगेंस्ट द अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर या रिविजनरी अथॉरिटी का ऑर्डर टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है सर, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। याद रखिएगा जब भी आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हो, लेफ्ट साइड में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, सुन लीजिए। अपीलेट ट्रिब्यूनल अगर डिपार्टमेंट जाएगा तो एपीएल 07 फाइल करेगा, आप जाओगे तो एपीएल 05 फाइल करोगे। नेक्स्ट सर, अगर आप जा रहे हो, आप कितने दिन में जाओगे, आपको जाना होगा 3 महीने प्लस 3 महीने, 3 महीने का डिले कंडोन किया जा सकता है बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर डिपार्टमेंट जाएगा तो डिपार्टमेंट को टाइम लिमिट 6 महीने का दिया है, कोई कंडोनेशन ऑफ डिले की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है सर, इनका फीस क्या होता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद जब जाओगे तो फीस है सर, फीस कितने का है, 1000 रुपीज फॉर एवरी 1 लाख रुपीज ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व अप टू ए मैक्सिमम 25,000। एडिशनल प्री डिपॉजिट पहले 10% दिया था, अब 20% और देना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना है, 50 करोड़ अंडर सीजीएसटी, 50 करोड़ अंडर एसजीएसटी। तो सर पहले 10% दिया था, अब एडिशनल कितना देना पड़ेगा, अब एडिशनल 20% देना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, तो हमारे एग्जांपल में ही समझा देता हूं मैं आपको। यहां आपने क्या किया था सर, यहां हमने सीजीएसटी का दिया था सिर्फ 25 करोड़, यहां 25 करोड़। अब सुनिए, टैक्स इन डिस्प्यूट का एडिशनल 20%, 20% मतलब कितना हो, 160 करोड़ अंडर सीजीएसटी, 160 करोड़ अंडर एसजीएसटी, लेकिन फिर इन्होंने बोला है मैक्सिमम सिर्फ 50 करोड़ अंडर सीजीएसटी एंड 50 करोड़ अंडर एसजीएसटी हो सकता है, तो आपको कितना देना पड़ेगा, आपको सिर्फ 50 करोड़ देना पड़ेगा। आई होप पॉइंट इज क्लियर। याद रखिएगा, पहले आपने ये दिया था, अब आप ये दोगे, लेकिन अगर ये अमाउंट लोअर होता तो पहले आप ये देते और अब आप ये देते। ठीक है सर, याद रहेगा। जल्दी जल्दी बताइए, प्री डिपॉजिट का पॉइंट सबको क्लियर है, जल्दी 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 बोलिए, प्री डिपॉजिट सबको क्लियर है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए सर। ये जो मैंने प्री डिपॉजिट दिया है, समझ लीजिए मेरे को रिफंड देना पड़ा डिपार्टमेंट को, तो अगर उनको आपको रिफंड देना पड़ा तो वो आपको रिफंड करेंगे अलोंग विथ इंटरेस्ट। टोटल प्री डिपॉजिट 30% आपने दे दिया है और आपको वो अगर रिफंड करना पड़ा तो रिफंड करेंगे अलोंग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। यहां लिखा हुआ है अपीलेट ट्रिब्यूनल का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो रिफ्यूज कर सकते हैं टू एडमिट एन अपील वेयर द अमाउंट इन्वॉल्व इज लेस देन इक्वल टू 50,000। अगर अमाउंट इन्वॉल्व लेस देन 50,000 रुपीज है या अप टू 50,000 रुपीज है, तो अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल चाहे तो वो रिजेक्ट कर सकती है आपके केस को। ठीक है सर। अब जब भी आप अपील में जाओगे, फॉर एन एग्जांपल आप अपील में गए तो डिपार्टमेंट को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपके अपील के अगेंस्ट वो चाहे तो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं कि आपको, रमेश ने, मैंने अगर अपील किया है तो डिपार्टमेंट को एक ऑप्शन मिलेगा कि वो एक फाइल कर सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन कि उनको क्या बोलना है। समझ लीजिए डिपार्टमेंट अपील में गया तो मेरे को एक ऑप्शन मिलेगा कि मैं फाइल कर सकता हूं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, और इसको फाइल करना पड़ता है टू बी फाइल्ड बाय द पार्टी अगेंस्ट हुम अपील हैज बीन प्रेफर्ड, और इसको फाइल किया जाता है 45 डेज प्लस 45 डेज में। एपीएल 06 फॉर्म होता है और इसका कोई फीस नहीं होता। ठीक है सर, एक बार आप अपील में चले गए, याद रखिएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल 2 टायर के होते हैं, मतलब एक स्टेट लेवल पे होता है, एक सर सेंट्रल लेवल पे होता है। ठीक है सर। अब ये जो सेंट्रल लेवल का अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, इसको भी अगर आप देखोगे तो ये फर्दर डिवाइडेड इनटू नेशनल बेंच है, और सर फर्दर नेशनल बेंच को फर्दर डिवाइड किया है इन रीजनल बेंचेस। ठीक है सर। अगर स्टेट लेवल अपीलेट ट्रिब्यूनल को देखोगे, स्टेट लेवल पे जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसको भी डिवाइड किया गया है इनटू स्टेट बेंचेस, और स्टेट बेंचेस फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू एरिया बेंचेस। ठीक है सर। हर एक अपीलेट ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होता है, जो क्या होता है, बेसिकली जुडिशियल मेंबर, जिसको लॉ का नॉलेज है, मतलब जो जज वगैरह होते हैं उनको रखा जाता है सर, प्रेसिडेंट बोला जाता है उनको।
टेक्निकल मेंबर सेंटर से होता है, एक टेक्निकल मेंबर स्टेट से होता है। टेक्निकल मेंबर मतलब जिसको जीएसटी का नॉलेज है, ठीक है सर। एक जुडिशियल मेंबर होगा, हमेशा याद रखिएगा जुडिशियल मेंबर ही प्रेसिडेंट होगा उस टेबल का, ठीक है सर, उस बेंच का। बेसिकली टेक्निकल मेंबर सेंटर, टेक्निकल मेंबर स्टेट, यहां जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर सेंटर, टेक्निकल मेंबर स्टेट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर सेंटर, टेक्निकल मेंबर स्टेट। अब सुन लीजिए, अब कभी भी एक डिसीजन लेना है तो बेसिकली ये लोग मिलके लेते हैं। सर समझ लीजिए एक मेंबर नहीं आया, तो यहां मैंने एक पॉइंट लिखा है, अगर समझ लीजिए एक बेंच में 3 मेंबर है, एक मेंबर नहीं आया, इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर इन एनी बेंच, क्या अपील 2 लोग सुन सकते हैं? एनी अपील विद द प्रेसिडेंट अप्रूवल, प्रेसिडेंट अप्रूवल देगा, be heard by a bench of 2 members, proviso any appeal involving any amount up to 5 lakh। सर क्या एक जन भी सुन सकता है? वही बोला है, any appeal involving amount up to 5 lakh and not involving substantial question of law with president approval be heard by a bench of सिंगल मेंबर ऑल्सो। देखिए 2 जन भी सुन सकते हैं और प्रोवाइजो बोलता है 1 जन भी अपील को सुन सकता है, लेकिन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए एंड अमाउंट इन्वॉल्व अप टू 5 लाख। तो सर एक पर्सन भी उस अपील को सुन सकता है, ठीक है सर। अदरवाइज कितना मेंबर चाहिए? 3 मेंबर फॉर एन अपील टू बी हर्ड, ठीक है। अब सुनिए, सेंट्रल लेवल अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, नेशनल बेंच या रीजनल बेंच है, सेंट्रल लेवल का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है जिसमें रीजनल बेंच और नेशनल बेंच आते हैं, उनके पास आप तभी जा सकते हो जब केस जो आपका है, आपके केस में वन इश्यू इन्वॉल्व रिलेट्स टू प्लेस ऑफ सप्लाई। जब प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड इश्यू होगा तो आप नेशनल लेवल में जाओगे, नहीं सेंट्रल लेवल में जाओगे, नहीं तो हमेशा आपका इश्यू स्टेट लेवल बेंच ही सुनेगी, ठीक है सर। ऑल अदर केसेस आपको स्टेट लेवल में ही जाना है, ठीक है सर। ये क्या करेंगे? ये ऑर्डर पास कर देंगे। ये जब ऑर्डर पास कर देंगे, इनको भी टाइम लिमिट दिया गया है 1 साल का, 1 साल रिकमेंडेड है, मैंडेटरी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है सर। और जैसे ही ये ऑर्डर पास करेंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेंगे, उसकी कॉपी भेज देंगे अपीलेट अथॉरिटी को, रिविजनरी अथॉरिटी को, ओरिजिनल एडजुडिकेशन अथॉरिटी को, सर अपीलेंट को, और जुरिसडिक्शनल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी और यूटीजीएसटी को एक कॉपी भेज दिया जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला अभी तक? मैंने आपको बोला अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक ऑर्डर पास करती है जिसको हम बोलते हैं एडजुडिकेशन ऑर्डर। एडजुडिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट आप जाते हो कहां? सर टैक्स पेयर जा सकता है या डिपार्टमेंट जा सकता है। कहां जा सकता है? अपीलेट अथॉरिटी के पास। अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर पास कर देगी। सर डिपार्टमेंट अगर नहीं जाता है तो 6 महीने के बाद, ग्रेटर देन 6 मंथ्स के बाद, सर रिविजनरी अथॉरिटी क्या करेगी? एक रिविजनल ऑर्डर पास कर सकती है। रिविजनल ऑर्डर हो चाहे ये ऑर्डर हो, आप जाते हो, 1 मिनट, आप इनके अगेंस्ट अगर जाना है तो आप जा सकते हो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है सर। अब मैंने अपीलेट ट्रिब्यूनल का स्ट्रक्चर आपको बताया है। जब आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल या तो सेंट्रल लेवल का होगा या स्टेट लेवल का होगा। सेंट्रल लेवल अपीलेट ट्रिब्यूनल या स्टेट लेवल अपीलेट ट्रिब्यूनल जब ऑर्डर पास कर देगी, याद रखिएगा इस ऑर्डर के अगेंस्ट सर अगर ये सेंट्रल लेवल का अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है तो याद रखिएगा सेंट्रल लेवल अपीलेट ट्रिब्यूनल अगर ऑर्डर पास कर रही है उसके अगेंस्ट आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। अगर स्टेट लेवल का अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब स्टेट बेंच या एरिया बेंच ऑर्डर पास कर रही है तो पहले आप हाई कोर्ट जाओगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। आ जाइए यहां पे देखिए क्या बोला है मैंने। सर अगर ऑर्डर पास किया गया, बाय द ऑर्डर इज पास बाय द नेशनल और रीजनल बेंच, तो सर कोई हाई कोर्ट नहीं जाना है, डायरेक्टली आपका अपील सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन सर अगर ऑर्डर पास किया गया है बाय द स्टेट और एरिया बेंच तो सर उसके अगेंस्ट आप जाओगे अपील टू द हाई कोर्ट, ठीक है सर। अब सुनिए, हाई कोर्ट के पास जब अपील में जा रहे हो तो सर हाई कोर्ट एक अपील को तभी एडमिट करेगा, एडमिट इफ केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद आप जब हाई कोर्ट में जाना चाहते हो, हाई कोर्ट तभी आपके केस को एडमिट करेगा जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अपील विद इन 180 डेज, आपको अपील हाई कोर्ट को विद इन 180 डेज करना है, प्लस कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है, सॉरी प्लस एक्सटेंशन कोई लिमिट नहीं है, हाई कोर्ट जितना चाहे उतना एक्सटेंशन दे सकती है। कंडोनेशन ऑफ डिले हाई कोर्ट कर सकती है, चाहे लेट हो तो भी हाई कोर्ट कर सकती है। हाई कोर्ट को जब अपील करोगे जीएसटी एपीएल 08 में जाओगे, यूज करोगे फॉर्म, और हाई कोर्ट में एटलीस्ट 2 जज आपके केस को सुनेंगे, एडमिट करेंगे ओनली आफ्टर फुल पेमेंट। मतलब आपको पूरा जो टैक्स इन डिस्प्यूट है पूरा अमाउंट पे करके ही आपका केस को एडमिट किया जाएगा। लेकिन अगर रिफंड किया गया तो इंटरेस्ट एट द रेट 6% अंडर सेक्शन नंबर 56 आपको रिफंड किया जाएगा, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है।
अब सुनिए, हाई कोर्ट में आप गए, हाई कोर्ट से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट का कोई टाइम लिमिट नहीं होता, एज पर सीपीसी आपको टाइम लिमिट देखना पड़ता है। एडमिट ओनली इफ हाई कोर्ट सर्टिफाइज ए केस टू बी ए फिट वन, मतलब सुप्रीम कोर्ट तभी आपके केस को एडमिट करती है जब हाई कोर्ट ने बोला है कि केस फिट है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए। एडमिट ओनली आफ्टर फुल पेमेंट, चाहे आप हाई कोर्ट जाओ चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, जो टैक्स इन डिस्प्यूट है उसको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, उसी के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा। याद रखिएगा, एक बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया उसके बाद आपका जुरिसडिक्शनल कमिश्नर एक ऑर्डर पास करेगा। देखिए यहां क्या बोला है, jurisdictional commissioner shall issue a statement APL 04 indicating the final amount of demand confirmed by the High Court of Supreme Court। बेसिकली वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी अमाउंट बताएंगे उस अमाउंट को आपको कम्युनिकेट करने के लिए आपका जुरिसडिक्शनल ऑफिसर इशू करेगा APL 04। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यहां बाबा हमारा बेसिक अपील का चैप्टर खत्म होता है। मैंने आपको क्या बोला, आपको जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है वो ऑर्डर पास करती है, एडजुडिकेशन ऑर्डर। इसके अगेंस्ट आप टैक्स पेयर जाए चाहे डिपार्टमेंट जाए, कहां जाएगा सर, पहले जाएगा अपीलेट अथॉरिटी के पास। सर अगर डिपार्टमेंट 6 महीने में ही गया तो रिविजनरी अथॉरिटी क्या करेगी, रिविजनल ऑर्डर पास कर देगी। इन्होंने एक ऑर्डर पास किया या इन्होंने ऑर्डर पास किया, आप जा सकते हो कहां, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंट्रल लेवल होता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल स्टेट लेवल होता है। सेंट्रल लेवल अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, स्टेट लेवल के लिए पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। क्विकली बताइए, बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है अपील का, आगे बढ़ा जाए, जल्दी 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 बताइए। यस सर, बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है। अब जो छोटे मोटे पॉइंट इधर उधर रह गए हैं पढ़ लेते हैं क्विकली। यस सर, अब देखिए लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है सेक्शन नंबर 121। सेक्शन नंबर 121 बोलता है कौन सा ऑर्डर नॉन अपीलेबल है, मतलब उन ऑर्डर्स के लिए आप कहीं अपील नहीं कर सकते। नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स और नो रिवीजन ऑल्सो, मतलब इन ऑर्डर्स का कोई रिवीजन भी नहीं हो सकता है। नॉन अपीलेबल या नो रिवीजन ऑर्डर्स, इन ऑर्डर्स के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। सुनिए, मतलब कोई अपील वगैरह नहीं कर सकते। ये बोल रहे हैं केस ट्रांसफर ऑर्डर फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर, आपका केस इस ऑफिसर से उस ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया, आप बोल रहे हो इसके लिए अपील करोगे। केस ट्रांसफर ऑर्डर का कोई अपील नहीं होता। सर ऑर्डर ऑफ सीजर और डिटेंशन ऑफ बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर, आपका ऑफिसर आया, प्रेमाइसिस में सर्च किया, ऑर्डर इशू कर दिया, ऑर्डर ऑफ सीजर और डिटेंशन ऑफ बुक्स, डॉक्यूमेंट, आप बोल रहे हो ऑर्डर ऑफ सीजर के अगेंस्ट आप जाओगे अपील करोगे, कोई अपील नहीं हो सकती। सर ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन, कमिश्नर ने सैंक्शन कर दिया प्रोसिक्यूशन, मतलब जेल भेजने का ऑर्डर पास कर दिया आपके अगेंस्ट, तो आप प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ऑर्डर के लिए कोई अपील में नहीं जा सकते। ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन नंबर 80, मतलब आपने इंस्टॉलमेंट मांगा या आपने डेफर्ड पेमेंट मांगा और ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया, आपको कोई इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं दिया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप कोई अपील में नहीं जा सकते। तो ये ऑर्डर होते हैं वो ऑर्डर जिनके अगेंस्ट आपको सिर्फ बैठे रहना पड़ता है, मतलब SIT, सिट। सर सिट मतलब क्या होता है, SSIT आप याद रखिएगा। सर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ऑर्डर, S फॉर सीजर ऑर्डर, I फॉर इंस्टॉलमेंट का जो ऑर्डर होता है अंडर सेक्शन नंबर 80 एंड T फॉर केस ट्रांसफर ऑर्डर। ठीक है सर, S फॉर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ऑर्डर, S फॉर सीजर ऑफ बुक्स डॉक्यूमेंट्स वाला ऑर्डर, I फॉर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी का जो रिजेक्शन का ऑर्डर होता है एंड T फॉर केस ट्रांसफर ऑर्डर जो होता है उसके लिए आप कहीं अपील में नहीं जा सकते। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। सेकेंडली आ जाइए राइट साइड में, पूछ सकते हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन होता है? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के लिए कुछ लोग एलिजिबल होते हैं, कुछ इनएलिजिबल होते हैं। एलिजिबल कौन होता है? अगर आपका कोई रिलेटिव है वो एलिजिबल है, आपका रेगुलर एम्प्लॉय एलिजिबल है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एलिजिबल है, आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं ये लोग। सर प्रैक्टिसिंग CS, CMA, GST प्रैक्टिशनर, रिटायर्ड टैक्स ऑफिसर, जो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर था, वो आपका बेसिकली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। ठीक है सर। इनएलिजिबल कौन कौन होते हैं? सर अगर एक पर्सन है जो डिसमिस फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस है, वो आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता। कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता। सर ये जो ऑफेंस किया था ये अंडर GST किया हो या अंडर जो अर्लियर लॉ थे वैट उनमें भी किया हो तो भी आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते। गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट अगर आप हो तो भी आप नहीं बन सकते। आपको इंसॉल्वेंट बोल दिया गया है तो भी आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते। ठीक है सर, याद रखिएगा। उसके बाद अब एक जो पॉइंट है वो है रिफंड को लेके। सुनिए बाबा, जब भी आप अपील में जा रहे हो, जब भी आप एडजुडिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाते हो, कहां जाते हो सर? अपील में आप जाओगे अपीलेट अथॉरिटी के पास, यस सर। उसके बाद आप जाओगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, उसके बाद आप जाओगे हाई कोर्ट के पास,
यस सर, या आप जाओ और आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास। सुनिए, जब भी आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाते हो तो आपको 10% प्री डिपॉजिट देना पड़ता है। यस सर, यहां आपको 20% एडिशनल प्री डिपॉजिट देना पड़ता है। यहां तो आपको फुल पेमेंट करना पड़ता है। फुल पेमेंट करने के बाद ही, एक बार फुल पेमेंट कर दिया तो दूसरी बार नहीं करोगे, लेकिन सेंट्रल लेवल से अगर डायरेक्ट आओगे सुप्रीम कोर्ट में तो फुल पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद ही आपका केस को सुनेंगे। सुनिए मेरा बात, जब भी आपका 1 मिनट, जब भी आप 10% ये जो प्री डिपॉजिट है ये दे रहे हो, ये अगर आपको रिफंड दिया जाएगा तो रिफंड का सेक्शन जो है यहां पे 115 फॉलो किया जाता है। बेसिकली फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ रिफंड आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और इंटरेस्ट 6% दिया जाएगा पर एनम। ठीक है सर, याद रखेंगे, याद रखिएगा। यहां जो प्री डिपॉजिट दिया है उसके लिए अगर आपको प्री डिपॉजिट रिफंड किया गया तो सर आपको मिलेगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ रिफंड। अगर ये प्री डिपॉजिट भी अगर रिफंड किया गया तो सेक्शन नंबर 115 बोलता है फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ रिफंड आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। लेकिन ये जो है ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अब हाई कोर्ट में लग गए 10 साल। आपने 10 साल पहले पेमेंट पैसा दिया था, उसका क्या आपको 10 साल का इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं देगा डिपार्टमेंट। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद आपको रिफंड बनता है, मतलब जो आपने टैक्स इन डिस्प्यूट का पूरा अमाउंट दे दिया था उसका रिफंड बनता है, तो पहले बेटा अप्लाई करना। सेक्शन नंबर 56 अप्लाई होगा इधर, सेक्शन नंबर 56। सेक्शन नंबर 115 एप्लीकेबल नहीं होता है कि सर पहले आप अप्लाई करना, हम 60 दिनों में आपका रिफंड दे देंगे। 60 दिनों में अगर रिफंड दे दिया तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नहीं तो उसके बाद हम देंगे 6% पर एनम। याद रखिएगा, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद आपको रिफंड मिल रहा है तो सर अंडर सेक्शन नंबर 56 इंटरेस्ट मिलेगा, जिसमें 6 अप्लाई कीजिएगा रिफंड के लिए। एक बार ऑर्डर आ गया हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, आपको रिफंड बनता है, अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के 60 दिनों में अगर दे दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 60 दिनों में अगर नहीं दिया तो आपको इंटरेस्ट देंगे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। जल्दी बताइए, रिफंड पे जो ये इंटरेस्ट का स्टोरी था विथ रेस्पेक्ट टू अपील, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया है? जल्दी 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 बताइए। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां इंटरेस्ट का स्टोरी मैंने लिख दिया है। अब आ जाइए नीचे। अब यहाँ राइट साइड में अगर आप देखोगे रिविजनरी अथॉरिटी, क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि रिविजनरी अथॉरिटी कब कब आपके ऑर्डर को रिवाइज नहीं करेगी। रिविजनरी अथॉरिटी शैल नॉट रिवाइज एन ऑर्डर, कब कब रिवाइज नहीं करेगी रिविजनरी अथॉरिटी आपके ऑर्डर को? अपील ऑलरेडी फाइल्ड बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आपने ऑलरेडी अपील कर दिया है अपीलेट अथॉरिटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, तो ये बोल रहा है अगर आप अपील के चैनल में चले गए हो तो रिविजनरी अथॉरिटी रिवाइज नहीं करेगी, रिविजनरी अथॉरिटी आपके ऑर्डर को हाथ नहीं लगाएगी। नेक्स्ट, तो रिविजनरी अथॉरिटी कब कब आपके ऑर्डर को रिवाइज नहीं करेगी? नंबर वन, अपील ऑलरेडी फाइल्ड बिफोर अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। प्रोवाइजो बोलता है एनी पॉइंट नॉट रेज्ड और डिसाइडेड इन एन अपील, एक कोई भी पॉइंट अगर अपील में डिसाइड नहीं हुआ है उसके लिए कब तक अपीलेट अथॉरिटी हाथ लगा सकती है? एनी पॉइंट नॉट रेज्ड और डिसाइडेड इन अपील रिवाइज किया जा सकता है उसके लिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इन अपील, या फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द ऑर्डर इन ओरिजिनल। ऑर्डर इन ओरिजिनल से 3 साल देखिएगा, या अपील का जब ऑर्डर आ गया उससे 1 साल देखिएगा, विच एवर इज लेटर। अगर कोई पॉइंट को अपील में पिक नहीं किया गया, उस पॉइंट रिलेटेड रिविजनरी अथॉरिटी रिवाइज कर सकती है ओरिजिनल ऑर्डर से 3 साल में, या ऑर्डर इन अपील से विद इन 1 ईयर, विच एवर इज लेटर, तब तक का टाइम लिमिट उनको दिया जाएगा। उसके बाद बोला है कि रिविजनरी अथॉरिटी रिवाइज नहीं करेगी अगर पीरियड ऑफ 6 महीना एक्सपायर नहीं हुआ है, क्योंकि अगर 6 महीने का पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है तो डिपार्टमेंट को अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील में जाना चाहिए, रिविजनरी अथॉरिटी हाथ नहीं लगाएगी। 6 महीने पास हो गए, मैक्सिमम टाइम लिमिट कब तक रिवाइज कर सकते हैं रिविजनरी अथॉरिटी? 3 साल तक रिवाइज कर सकती है। ठीक है सर, पीरियड ऑफ 6 months हैव नॉट एक्सपायर्ड और 3 years हैव एक्सपायर्ड, 3 साल एक्सपायर हो गए तो भी रिविजनरी अथॉरिटी हाथ नहीं लगा पाएगी। सर ऑलरेडी टेकन अप फॉर रिवीजन, मतलब इट वाज पिक्ड अप बट वाज नॉट रिवाइज। रिविजनरी अथॉरिटी ने ऑर्डर को पिकअप किया था, रिवाइज किए बिना छोड़ दिया, फिर से पिकअप कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। सर रिविजनल ऑर्डर, रिविजनरी अथॉरिटी ने ऑर्डर को पिकअप किया, रिवाइज कर दिया, रिविजनल ऑर्डर को क्या फिर से रिवाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। याद रखिएगा 4 पॉइंट कब रिविजनरी अथॉरिटी ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर पाएगी। ठीक है सर,
उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है कि जो भी टाइम स्पेंड होता है उसको एक्सक्लूड कर दीजिएगा, पीरियड ऑफ स्टे को हमेशा एक्सक्लूड कर दीजिएगा। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, टाइम स्पेंड एंड पीरियड ऑफ स्टे एक्सक्लूड करना है, ठीक है सर। उसके बाद यहां एक छोटा सा पॉइंट मैंने लिखा है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आप जब जाते हो, क्या अपीलेट ट्रिब्यूनल एडिशनल एविडेंस कंसीडर कर सकती है? सर्कमस्टेंसेस वेयर एडिशनल एविडेंस अलाउड बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल, वेयर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी, जब जो अपीलेट अथॉरिटी था या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी था, रिफ्यूज्ड टू एडमिट द एविडेंस ought to have been admitted। सुनिए बाबा, ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आप गए ना, ये एडिशनल एविडेंसेस नहीं लेती है, लेकिन कभी कभी ले लेती है। कब कब ले लेती है? जब नंबर 1 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी, या अपीलेट अथॉरिटी, जो अपीलेट अथॉरिटी थी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था टू एडमिट एन एविडेंस व्हिच वाज ought टू बी एडमिटेड, जो उनको लेना चाहिए था और उन्होंने नहीं लिया था उस एविडेंस को। सर, वेयर द अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम producing the evidence called upon by the AAAA स्क्वायर, मतलब क्या हो गया? अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी। सुनिए, इन्होंने कोई एविडेंस मांगा था इन लोगों ने, लेकिन आप नहीं दे पाए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था, समझ लीजिए कोविड हो गया था, तो आपने बोला सर कोविड था मैं नहीं दे पाया, तो सर इस केस में अपीलेट ट्रिब्यूनल आपके एडिशनल एविडेंस को कंसीडर कर सकती है। उसके बाद बोला है और विच इज रेलेवेंट फॉर द ग्राउंड्स ऑफ अपील, तो ये बोल रहे हैं अगर कोई एविडेंस था तो जो रेलेवेंट है तो उसको कंसीडर किया जा सकता है। और वेयर appellate authority or adjudicating authority has made an order without giving sufficient opportunity to the appellant to adduce evidence relevant to any grounds of appeal। सर हमें मौका ही नहीं दिया, सर हमें चांस ही नहीं दिया कि हम एडिशनल एविडेंस दे पाए, उससे पहले ही इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। तो इन केसेस में, इन 3 केसेस में ध्यान रखिएगा, कौन? अपीलेट ट्रिब्यूनल एडिशनल एविडेंसेस ले सकती है। एग्जाम में पूछा गया एक बार, कब कब अपीलेट ट्रिब्यूनल एडिशनल एविडेंसेस कंसीडर कर सकती है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कि सर समझ लीजिए अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पास किया, उसमें अपरेंट मिस्टेक था, तो कितने दिनों में अपीलेट ट्रिब्यूनल उस ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकती है? रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, सेक्शन नंबर 113 बोलता है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में अमेंड एन ऑर्डर। अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में कोई मिस्टेक है, दे मे अमेंड एन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द मिस्टेक अपरेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। 3 महीने में जो अपरेंट मिस्टेक है उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। उसके बाद सर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, एक ऑर्डर आया था कि टाइम लिमिट टू फाइल एन अपील बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, टाइम लिमिट टू फाइल 3 महीने और डिपार्टमेंट का केस में 6 महीने का टाइम लिमिट दिया गया है अगर आपको जाना है। लोगों ने बोला सर आपने बोला है कि अपीलेट अथॉरिटी अगर एक ऑर्डर पास करती है उसके 3 महीने में आपको जाना है, डिपार्टमेंट 6 महीने में जाएगा। सर कैसे जाऊं 3 महीने में? यहां ऑर्डर पास हो गया है अपीलेट अथॉरिटी का, लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल तो अभी बने ही नहीं है जीएसटी में, तो 3 महीने कब से कैलकुलेट किए जाएंगे? ये बोल रहे हैं 3 महीने कैलकुलेट किए जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, या जब अपीलेट ट्रिब्यूनल बन जाएगा। तो यही बोला गया है यहां पे, टाइम लिमिट टू फाइल द अपील इज लेटर ऑफ डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर आ गया आज आपको, समझ लीजिए 1 जनवरी को, लेकिन जो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जिसमें आपको जाना था, अपीलेट ट्रिब्यूनल बना ही 1 मार्च को है। तो सर आपको जाना है 3 महीने या 6 महीने, डिपार्टमेंट के लिए जो एप्लीकेबल है वो देखे जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। देखिए फ्रॉम द डेट ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल को कंस्टिट्यूट कब माना जाता है? जब प्रेसिडेंट एंटर्स द ऑफिस। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद राइट साइड में एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये मैंने डाला है, पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या क्या पावर होते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के ये मैंने यहां पे डाल दिए हैं। सर समन कर सकता है लोगों को, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, कसम खा बेटा कसम खा कि तू सच बोलेगा, ठीक है। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, बोलेगा ये डॉक्यूमेंट लेके आइए। सर रिसीविंग एविडेंसेस, इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनिंग द विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स, डिसमिसिंग ए रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टे, ये सारे पावर्स है ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिएगा, मैंने छोटा सा पॉइंट मेंशन कर दिया है। उसके बाद एक लास्ट सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 120। सर ये सेक्शन नंबर 120 क्या बोलता है? अपील्स नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टेन केसेस। क्या हुआ? डिपार्टमेंट को बोला गया है कि डिपार्टमेंट आप अपील के लिए, समझ लीजिए 100 रुपए का एक ऑर्डर पास किया गया था, डिपार्टमेंट को पता है कि ये 100 रुपए का जो ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया गलत है,
100-200 रुपए के लिए डिपार्टमेंट को बोला गया है, डिपार्टमेंट आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, अपील में मत जाना। तो बेसिकली सीबीआईसी ने डिपार्टमेंट को बोला है एक मॉनेटरी टाइम लिमिट 1000, 2000, 10,000, 50,000 इतना एक मॉनेटरी लिमिट दे दिया है डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट को सीबीआईसी ने बोला है कि इतने अमाउंट के लिए आप अपील में मत जाइएगा। अब डिपार्टमेंट क्या करती है, अगर मॉनेटरी लिमिट से कम होता है तो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटल अपील में जाती ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना है। अब क्या हुआ मेरे केस में, समझ लीजिए एक केस था जिसके लिए डिपार्टमेंट अपील में नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा था। अब सेम घपला मैंने किया 5 करोड़ रुपए का, अब डिपार्टमेंट अपील में जा रहा है, तो मैं डिपार्टमेंट को यह नहीं बोल सकता कि डिपार्टमेंट मेरे केस में तो सेम घपला जब मैंने पिछली बार किया था आप अपील में नहीं गए थे, इस बार मैंने सेम घपला किया आप अपील में कैसे जा सकते हो। पिछली बार जब आप अपील में नहीं गए थे तब आपने मतलब मैंने जो घपला किया था वो घपला था ही नहीं, क्योंकि आपने तो मान लिया था कि मैंने जो किया सही किया, तभी तो आप अपील में नहीं गए। अब आप अपील में क्यों जा रहे हो, तो बाबा ये आप नहीं बोल सकते पिछली बार वो नहीं गए थे क्योंकि मॉनेटरी लिमिट से कम था, अब वो जा रहे हैं क्योंकि मॉनेटरी लिमिट से ज्यादा है। बस यही बोला गया सेक्शन नंबर 120 में। बोर्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल इशू कर सकती है ऑर्डर और डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन फिक्स मॉनेटरी लिमिट फॉर रेगुलेटिंग अपील और एप्लीकेशन बाय द जीएसटी ऑफिसर, ताकि जीएसटी ऑफिसर जाए नहीं अपील में, एक मॉनेटरी लिमिट बोर्ड फिक्स कर सकता है। नॉन फाइलिंग ऑन अपील, नॉन फाइलिंग ऑफ एन अपील ड्यू टू सच लिमिट शैल नॉट प्रीक्लूड एन ऑफिसर फ्रॉम फाइलिंग अपील इन्वॉल्विंग सिमिलर इशू और क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब एक ऑफिसर अगर एक केस के लिए सिमिलर चीज के लिए अगर अपील में जा रहा है क्योंकि मॉनेटरी लिमिट ज्यादा है, तो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि पिछली बार तो नहीं गया था तू, पिछली बार इसलिए नहीं गया था कि वो मॉनेटरी लिमिट से कम था। नो पर्सन शैल कंटेंट दैट ऑफिसर हैज कंसेंटेड टू द डिस्प्यूटेड इशू। सर आप जो पिछली बार नहीं गए थे अपील में तो आपने कंसेंट दिया था कि मैंने जो किया है वो सही किया, नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते। पिछली बार डिपार्टमेंट इसलिए नहीं गया था क्योंकि पिछली बार मॉनेटरी लिमिट से कम था। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 मार्क्स से 6 मार्क्स पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, नंबर 1 क्या क्या चीजों के लिए अपील में आप नहीं जा सकते, कौन कौन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, 2 मार्क का एक छोटा एमसीक्यू पूछ लिया। थिर्डली टाइम लिमिट ध्यान रखिएगा। फोर्थली कब कब रिविजनरी अथॉरिटी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, कौन कौन रिविजनरी अथॉरिटी हो सकता है, कौन कौन अपेलेट अथॉरिटी हो सकता है, ये सब छोटे मोटे 1 मार्क के एमसीक्यू पूछा जा सकता है। प्री डिपॉजिट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन प्री डिपॉजिट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कब कब रिविजनरी अथॉरिटी रिवाइज नहीं कर सकती है, क्या 1 पर्सन या 2 पर्सन अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल में है क्या वो आपके केस को सुन सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब अपीलेट ट्रिब्यूनल एडिशनल एविडेंस एडमिट कर सकती है, फिर पावर क्या होते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के। ठीक है सर, उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं, मेरे को लगता है इतना ही काफी है, लेकिन पूरे चार्ट को मैंने समझा दिया है। बस अब आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। मेरे को लगता है अगर क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। राइट एवरीवन, यस सर, पॉइंट क्लियर है। मैं अपना डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू अपील्स एंड रिवीजन क्लोज करता हूं।